स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खूबसूरत लेह जल उठा, सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया गया, 30 जवान घायल हैं, 4 नागरिकों की मौत हुई है, 80 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। सब कुछ किया किसने? जिंजी ने। और तमाम और लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और कहा था कि संविधान को बचाने के लिए इस देश का जिंजी सड़कों पर उतरेगा। साफ कहना था, जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में भी होने जा रहा है। और लेह में जो कुछ हुआ, क्या वो पहली सीढ़ी है उसकी? मेरे साथ हैं पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी को, हर हर महादेव। जिंजी को सड़कों पर बुलाने का आह्वान कुछ वक्त पहले किया गया था, उसी का असर दिख रहा है, या लेह में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे और कुछ बहुत बड़ी साजिश है? देखिए, बिल्कुल ये चीज़ तो स्पष्ट है कि लेह के रीजन में जो हमारा एडवर्सरी है वो एडवर्सरी है चीन। और चीन के साथ किसकी गुप्त संधि हुई थी, कौन चीन में जाके गुप्त रूप से साइन करके आया था अपनी माताजी के साथ, वो सारी बातें भी आपके दर्शक तो जानते ही होंगे, आपके जी दर्शक काफ़ी सुधी हैं। तो जो इंडिकेशंस थे, और इसी में आपके चैनल में ही हमने बात की थी, जहां हमने बोला था, कुछ दिन पहले की बात है, आपसे ही बात हो रही थी, तो हम बोला था कि इस तरह के प्रयास भारत में होंगे। और देखिए वो प्रयास होने लग गए, क्योंकि दुश्मन सिर्फ मौके की तलाश कर रहा है। और दुश्मन नहीं करेगा, देखिए चीन चीन ये करेगा, चीन से जिसने हाथ मिलाया है वो ये करेगा। लेकिन हमें ज्यादा सोचने की बात जनता की ये है कि ये मौके आने क्यों दिए जा रहे हैं। यहाँ पे कहीं पर मुझे लगता है थोड़ा सा हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। देखिए 2020 में जब लेह डेमोक्रेटिक अलायंस और कारगिल डेवलपमेंट कमेटी नाम से जब ये बने, दो संगठन बने, और कारगिल और लेह रीजन ने हाथ मिला लिया ज्वाइंटली 2020 में। 2020 में इन्होंने हाथ मिला लिया कि हमको एक लद्दाख राज्य चाहिए अलग से, और इस तरह की कुछ बातें की। तभी से हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए थी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो देख रही हैं उनको एनालिटिकल इंटेलिजेंस प्रस्तुत करना चाहिए था, जिसके विषय में मैं बार बार कहता आया हूं। ये है क्या, इसको समझिए। जी। आज की डेट में जिस लद्दाख की बात हो रही है, आज की डेट में जिस लद्दाख को एक स्टेट बनाने की बात हो रही है, जिस लद्दाख के लिए एक विधानसभा की बात हो रही है, वो लद्दाख क्या है आपको पता है? वो लद्दाख वो है जो मुस्लिम बाहुल्य वाला है। यानी कि लद्दाख को अगर आज इंडिपेंडेंट राज्य बना दिया जाए तो लद्दाख में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उस राज्य में मुसलमानों की होगी, और नंबर 2 में हिंदुओं की होगी, फिर बौद्धों की होगी, और तब फिर अन्य आएंगे। यानी कि मुस्लिम बाहुल्य राज्य वो बन चुका है। और इसलिए लद्दाख राज्य बनना और उसकी एक विधानसभा बनना और कारगिल एरिया में इलेक्शन होकर के वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स बनना, वो सारी चीजें देश हित में कितने हैं वो तो मैं दर्शक आपके समझ ही जाएंगे। जी। दूसरी बात, कारगिल रीजन, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल युद्ध में कारगिल तब भी मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, और वहां के लोकल मुसलमानों ने आर्मी की सप्लाईज रोक दी थी, आर्मी के वेपन्स को वहां जाने से रोक दिया था। रोड में जाके वहां की मुस्लिम स्त्रियां और बच्चे लेट गए थे। और उसके बाद, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, उसके बाद लेह रीजन से हिंदू और बौद्धों को बुलाना पड़ा जो कि वहां के रेजिडेंट हैं, क्योंकि वहां की जो जलवायु है ऐसी है कि बाहर से अगर फोर्सेस आती हैं, फोर्सेस को टाइम लगता है एक्लेमेटाइज करने में। तो लेह रीजन के मुस्लिम और बुद्ध पुरुषों को बुलाया गया, जिन्होंने आर्मी के सामान को अपने कंधों में ढो ढो करके पोस्ट में ले जा करके आर्मी को मदद की। तो वहां पर कारगिल के बाद से ही ये बातें पाकिस्तान प्रोन है, यहाँ के लोग पाकिस्तान समर्थक है, और यहाँ की डेमोग्राफी को किसी न किसी प्रकार हमको पहले तक पहुंचाना है, बढ़ने नहीं देना है वहां पर इस पर्टिकुलर मुस्लिम प्रेम को। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जेनजी प्रोटेस्ट जो हो रही है, यहाँ पे जो भी हो रहा है, वो मोडस ऑपरेंडाई आप देख रहे हैं, वो किस प्रकार की विशेष वर्ग वही काम करता है जो वहां हो रहा है। अब उसमें फंस कौन रहा है? सोनम वांगचुक जैसे लोग,
सोनम वांगचुक ने आंदोलन प्रारंभ किया। सोनम वांगचुक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मुझे पता है वो बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, भारतवादी व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल भी गद्दार नहीं है। लेकिन एक सीधे साधे व्यक्ति के आंदोलन को किस प्रकार से कूटनीतिक रूप से ये जिहादी तत्व, एंटी नेशनल तत्व, एंटी गवर्नमेंट तत्व, एंटी इंडिया तत्व हैक कर लेते हैं, उसका ये प्रमाण है ये जो हुआ यहाँ पर। ये आंदोलन उनके हाथ से निकल चुका है। अब इसमें दो गलतियां हैं, इसमें हमारी सरकार की भी गलती है। हमारी सरकार ने 5 साल तक क्यों नहीं उसको साध लिया, उस व्यक्ति को साधना चाहिए। जी आप कुछ बोल रहे थे। जी, चार मांगे हैं लेह वालों की। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट हो, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती। 4 मांगों में से कोई आपको लग रहा है कि कोई नाजायज मांग है? देखिए, ये सब मांगे जायज थी, ये सारी मांगे जायज थी, लेकिन ये जायज थी एक पर्टिकुलर समय पे। आज के समय पे मैं आपको एक एक करके शॉर्ट में बता देता हूं चारों का। पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी विधानसभा बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा वहां का, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं। बहुमत है वहां मुस्लिम्स का, उम्मत का बहुमत है। दूसरी बात, वो कश्मीर जैसा हाल होगा वहां का। दूसरी बात ये कि जो बोल रहे हैं कि कारगिल और लेह की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, अलग अलग एमपी बने, वो तो एक जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 ही वहां के रीजन है सबसे बड़े, तो वो तो बनेंगे अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तीसरी बात कि वहां पर शेड्यूल 6 लागू हो। देखिए, अब जब डेमोग्राफी चेंज कर ली, जब वहां में मुस्लिम बाहुल्य कर दिया, तब फिर वहां पे ये फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं कि अब कोई न रहे यहाँ पर, यानी कि जो यथास्थिति बनी हुई है मुस्लिम बाहुल्य की वो बनी रहे। और चौथी कि वहां की सरकारी नौकरियों में सब लोकल लोग हों, तो वहां भी जाहिर सी बात है कि जब बाहुल्य मुस्लिम है तो वहां पे दरोगा भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम होंगे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा और भी अधिकारी मुस्लिम होंगे। वहां पर क्या तांडव रचा जाएगा वो समझने की बात है दर्शकों की। तो ये सारी मांगे जायज हैं, और जायज मांगों को लेके 5 साल पहले ये सोनम वांगचुक चले थे। और उस समय अगर सोनम वांगचुक को साथ बैठा करके एक डेमोग्राफिक प्ले करते हुए लद्दाख और कारगिल रीजन को अलग अलग करते हुए, या उसकी डेमोग्राफी को फिर से पहले जैसा बनाते हुए ये काम 5 साल में सरकार चाहे तो कर सकती थी। यहाँ इग्नोरेंस हुआ है, और इग्नोरेंस कोई मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है। हर चीज में मोदी जी को ब्लेम देना और हर चीज में मोदी जी को श्रेय देना, ये दोनों बातें गलत हैं। ये करने वाले जो अधिकारी हैं, ये उनकी तरफ से ब्लेम हुआ है। तो अब मोदी जी को चाहिए कि एक बैठाएं पहले इसमें कमेटी की, किसने हीला हवाला किया है, सिचुएशन क्यों इस तरह बिगड़ी। 2020 में जब कारगिल और लेह के सब लोग एक होकर के एक मोर्चा बना रहे थे, जब वहां पे सोशल मीडिया में वैसे ही ट्रेंड चल रहे थे जैसे नेपाल में 2-3 महीने पहले चल रहे थे, तो वहां के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और वहां के ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे थे। तो इस पे विचार करना चाहिए। और आज के समय में मुझे लगता है सरकार को सोनम वांगचुक के साथ बैठना चाहिए, बाकियों को दमाना चाहिए, दमन भी करना चाहिए, जैसे कांग्रेस के कुछ नेता है। अब जो 2 संगठन बने हैं, ये जो बना है केडीए और जो लेह का जो बना है अलायंस, इन दोनों बीजेपी के भी नेता हैं और कांग्रेस के भी नेता हैं, दोनों के नेता इसमें हैं। तो उनमें बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको बैठा के अलग बात करें, सोनम जी को अलग बात करें, और जो हिंसक कर रहे हैं प्रदर्शन उनका दमन करें। अब यही तरीका है जी। बिल्कुल, लेकिन आपने शुरुआत में जिक्र किया कि कहीं ना कहीं चीन भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं, मैं आई एम डेड श्योर कि चीन इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, होता क्या है कि जो सोनम वांगचुक ने शुरू किया वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, एक सही मांगों को रखते हुए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जो कि पीसफुल था। मौका देख के तो चीन उसमें घुसेगा, कोई भी कंट्री घुसेगा अपने एडवर्सरी के साथ। अगर चीन में ऐसा कुछ होता है तो हमें भी घुसना चाहिए। चीन तो इसमें है ही। उन मांगों के अलावा कुछ और मकसद आपको नजर आता है इस पूरे बवाल का? बीजेपी ऑफिस जला देना, चुनाव आयोग की ऑफिस की तरफ जाना, वहां पर हिंसा करना, सीआरपीएफ सेना पर हमला करना, मकसद केवल ये 4 मांगे तो नहीं लग रही हैं, और भी बहुत कुछ लग रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही आपका आकलन है रोहित जी, 4 मांगे तो मुखौटा है। ये जो अभी हो रहा है, जो चीन प्रायोजित है, आई एम वेरी श्योर ये चीन प्रायोजित है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, तो ये चीजें बोली जाती हैं प्रोब मेथड्स, यानी कि ये प्रोबिंग हो रही है। अब यहां पर ये आंदोलन करके उसके लेसन लर्न करेंगे और अगला आंदोलन कहीं और प्लान करेंगे। ये एक इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म है जिस पे काम होता है कि हम पहले एक एक्शन कहीं करके
फिर उसके बारे में हम बैठते हैं, देखते हैं कहाँ कमी रह गई, अगले बार कैसे करना है, किस चीज को सुधारना है, किस तरफ करना है, फिर हम अगला ऑपरेशन करते हैं। तो ये प्रोबिंग हो रही है यहाँ पर, और लद्दाख एक अच्छा प्रोबिंग ग्राउंड है, क्योंकि वहां पर इस समय मुस्लिम बाहुल्य हो गया है और ये मौका था तो चीन ने एक प्रोब कर दिया। और देखिएगा रोहित जी, ये घटनाएं अभी पंजाब में भी होंगी, ये घटनाएं अभी आप देखेंगे, इस तरह की घटनाएं पंजाब में भी होंगी। तो ये प्रोबिंग कर रहे हैं, बिल्कुल चीन का इसमें लेकिन हाथ है मेरे पुष्कर जी, साथ। 77% वाला लद्दाख, 13 से 14, 15% वाला 77% में लद्दाख में बुद्धिस्ट, 15% के आसपास मुस्लिम, इतने कैसे हावी हो सकते हैं? कारगिल की आप देखिए ना जनसंख्या के आंकड़े, जब कारगिल और लेह को मिलाया जा रहा है तो आप कारगिल के जनसंख्या के आंकड़े देखिए और दोनों आंकड़ों को मिला के आप देखिए मुस्लिम बाहुल्य है कि नहीं। जब कारगिल और लेह दोनों मिलते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है लद्दाख। इसीलिए मैंने कहा कि 2020 में जब कारगिल और लेह दोनों में संगठन बने और दोनों ने हाथ मिलाया, और जब इस आंदोलन में हरे झंडे भी दिखाई पड़े, अल्लाह अकबर वाले, बुद्ध के भी झंडे दिखाई पड़े, तो हमको ये नहीं समझ जाना चाहिए था ये क्या कर रहे हैं। 2020 से ही इनकी प्लानिंग शुरू हो गई थी कि हाथ मिलाओ, वरना अकेले अगर कारगिल एरिया करता ये काम तो उसको दबा ले जाती सरकार। ठीक है सर, अकेले अगर ये बातचीत के जरिए से आप कह रहे हैं हल निकल सकता है, लेकिन 6 अक्टूबर को बातचीत रखी गई थी, उससे पहले ही ये बवाल करवा दिया गया। 4 दिन 8 दिन और इंतजार किया जा सकता था। नहीं, ये तो बवाल चाइना ने करवाया ना, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये बवाल तो चाइना और चाइना समर्थित लोगों ने करवाया। तो सरकार किस तरीके से आगे बढ़े कि ले जैसे खूबसूरत जगह या देश का कोई हिस्सा इस तरीके से जले ना, सरकार के पास अब किस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार को पहले तो ऑफिशियल इस पूरे आंदोलन का ऑफिशियल जिससे वो बात करे, आर्बिट्रेटर सोनम वांगचुक को घोषित कर देना चाहिए कि हम सिर्फ सोनम वांगचुक से बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि जो चीनी शक्तियां हैं वो थोड़ी पीछे पड़ेंगी, और दूसरी बात, हिंसा को हिंसा से दबाए तो हिंसक लोग आएंगे नहीं हिंसा करने। और जितने भी बीजेपी और कांग्रेस के नेता इन दोनों संगठनों में शामिल हैं जो इसमें थे, उनको अलग से बुला करके उनसे अलग से बातचीत करें। लेकिन सोनम वांगचुक को बातचीत करना, और क्योंकि जितने भी बौद्ध और हिंदू हैं उस रीजन के, वो सारे सोनम वांगचुक को अपना लीडर मानते हैं। तो सोनम वांगचुक को अगर कन्विंस कर ले जाएगी सरकार कि भाई राज्य का स्टेटस हम इतने दिन बाद देंगे, शेड्यूल 6 की बात मत कीजिए, डेमोग्राफी में चेंज हो गया है, मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, सोनम वांगचुक अगर समझ जाएगा तो वहां पे आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार को राज्य का दर्जा दे दिया तो कल को अब्दुल्ला भी तो खड़े हो जाएंगे कश्मीर में, जम्मू में। देखिए अगर लेह की, लद्दाख की अगर मुस्लिम बाहुल्य ना होता ये, तब पूर्ण राज का दर्जा देना तीनों ही के लिए बहुत अच्छा था, चाहे वो जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो। हम तो शुरू से कहते हैं कि तीनों को आप पृथक पृथक राज्य बनाइए, जैसे ही तीनों पृथक पृथक राज्य बनेंगे आपकी आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि एक रणनीति के तहत जम्मू की भी डेमोग्राफी चेंज की, इस पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी वहां बसा करके बांग्लादेश में कारगिल एरिया में 99 के बाद से इतना इन्फिल्ट्रेशन कराया है कि वहां पर मुस्लिम बाहुल्य हो गया, और दोनों को आप जोड़ेंगे जब कारगिल लेह को, तो लद्दाख एरिया मुस्लिम बाहुल हो चुका है, और कश्मीर वैली तो मुस्लिम बाहुल थी। इसलिए अब इस समय ये सॉल्यूशन सही नहीं है, ये था समय, एक समय था जब ये सही था। ठीक है पुष्कर जी, आपका जुड़ने के लिए और ये बहुत अलग बातें बताने के लिए जो अंदर की रही, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक चीज और, रोहित जी देखिए, मेरे सामने आंकड़े हैं, लेह और कारगिल मिला करके मुस्लिम जनसंख्या जो है वो लगभग आ रही है 76 और 14, यानी टोटल की 70% के करीब जनसंख्या मुस्लिम है लद्दाख के अंदर। मतलब डेमोग्राफी चेंज का असर वहां पर भी दिख रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बातें शेयर करने के लिए। बाकी अब सरकार क्या कुछ रास्ता निकालती है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। उम्मीद यही कि लेह लद्दाख शांत होंगे, जलेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर से, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।